आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी उपचुनाव हुआ आप यहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत कर पहुंचे बीजेपी से। अगले साल चुनाव है, अब एक साल के आसपास का समय रहा है। तैयारी कैसी है समाजवादी पार्टी की और क्या लगता है कि उपचुनाव से क्या सीख मिली है और कैसी 24 में तैयारी है? यहाँ देखिए, आजमगढ़ में कोई तैयारी का कोई विषय नहीं है, ना कोई तैयारी करनी है। यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ था, है, रहेगा। उस तरह का समीकरण है, उस तरह के वोटर हैं। 10 के 10 हमारे एमएलए हैं और सभी अच्छे हमारे एमएलए हैं, योग्य एमएलए हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम उपचुनाव में हारे। उपचुनाव में एक धोखा जो भ्रम हो जाता है कि जैसे होता ना कभी कभी कि दोपहर में आपको लगता है कि कुछ जैसे हिलने जैसा आभास होता है, जिसको दोपहरी की वो कहते हैं। तो उस तरह का एक भ्रम हो गया कि हम लोग शिथिल हो गए कहीं ना कहीं इस दिमाग में कि हमारी सीट है, हमारे 10-10 एमएलए हैं, हम तो जीते हुए हैं। हमारी शिथिलता की वजह से कछुए खरगोश की लड़ाई जैसा परिणाम आ गया कि कछुआ जो है इन प्रकारेण हमसे थोड़ा आगे निकल गया। वो हमारे खाली शिथिलता और हमारे आराम करने की वजह से, वरना ना कहीं कोई समीकरण गड़बड़ है, ना कोई माहौल गड़बड़ है और ना ही कोई तैयारी करने की जरूरत है। 100% दोनों सीटें थी समाजवादी पार्टी की और दोनों रहेंगी। जो बीजेपी पार्टी लगातार बात करती है महिलाओं के सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी शक्ति, सब बातें करती है, उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेता का ऐसा बयान आता है जो काफ़ी शर्मनाक होता है। हालांकि एफआईआर हो गया है, लेकिन क्या लगता है कि कार्रवाई कब तक होगी? कि कार्रवाई की उम्मीद इस सरकार से नहीं है। ये सरकार खुद पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और महिला विरोधी है। इसके क्रियाकलाप, इसके आचरण से सरकार बनने के बाद यहाँ भी और वहाँ भी ये परिस्थितियाँ जो देश में बनी है, उससे लग रहा है कि सरकार महिला विरोधी है, कमज़ोर दलित पिछड़ा विरोधी है। और इस सरकार में बने रहना देश के लिए, जनतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है वो खतरा। और जो अभी आप कह रहे हैं कि ऋचा राजपूत के लिए, तो मुझे ये मतलब मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि एक डॉक्टर महिला, जो एक भद्र महिला, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी, पूजनीय माननीय मुलायम सिंह जी की बहू होने के साथ साथ तीसरी बार जो है वो पार्लियामेंट में गई हैं और माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट की, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी बेटी के बारे में इतनी ओछी और मैं उसको शब्द नहीं कह सकता, मतलब इतना घृणित शब्द इस्तेमाल करने का कोई औचित्य नहीं, कोई हक नहीं उनको, और ख़ास करके महिला होने पर। लेकिन अब वो क्यों बोली, किसके इशारे पर बोली, क्या सरकार ने बुलवाया, क्या सरकार ने ये साहस दिया, ये सोचने का प्रश्न है कि एक भद्र महिला के खिलाफ एक महिला जो सरकार के संगठन की कार्यकर्त्री है और डॉक्टर है, इस तरह का बयान कह दे रही है, तो ये ज़रूर सरकार के विषय में सोचने का विषय। पार्टी ने एतराज़ किया, एफआईआर हुई है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई कोई नहीं हो पा रही है। देखें आप, जिन मुद्दों पे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताजी के साथी रहे, आजम खां साहब को सज़ा हुई, उनकी सदस्यता गई और वहाँ पर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जीता उसको आप भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। उसी तरह के मुद्दों पर आपकी वो साध्वी हैं, नाम मुझे भूल रहा है, प्रज्ञा सिंह जी, उनका है, कई और आपके साधु संत जो एमपी एमएलए हैं, उनके तमाम भड़काऊ भाषण और उकसाऊ भाषण हैं, जिनका उन्हें क्लीन चिट मिल गया है और हमारे नेता को इस तरह से करके और उनकी सदस्यता भी ली गई, चुनाव भी कराया गया और जीत भी। तो इससे ये लग रहा है कि जो संविधान की मूल भावना है उसको ये सरकार हर तरह से, एक दो तरह से नहीं, बयानों से ही नहीं, अपने हर क्रियाकलाप से। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, लगभग 2 साल पहले कहा आरक्षण को नगर पंचायतों के लिए, लेकिन इस सरकार ने उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अब जब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने कहा, तो सरकार एक आयोग बनाई है 5 सदस्यीय। अब 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है। जिस तरह की कार्यशैली सरकार की है और कमेटियों की है, या कालांतर में जो कमेटियां बनी हैं, कोई कमेटी समय से कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई है, तो मुझे कहीं से लगता नहीं कि 3 महीने के अंदर में ये कमेटी रिपोर्ट दे पाएगी। और मैं आरोप लगा रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर में अगर ये कमेटी रिपोर्ट देती है
तो कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट जो है संपूर्ण नहीं हो पाएगी। अच्छा, मैं लौटता हूँ ऋचा राजपूत पे। ऐसा देखा ये जाता है कि आमतौर पर ऐसी बयानबाजी करके, ऐसे बयान दे करके, या जानबूझ कर होते हैं या पार्टी दिलवाती है, क्या इसके पीछे होता है? उनको क्या होता है कि आगे चल के वो राजनीति में अच्छे खासे पैठ जमा लेते हैं, टिकट मिल जाता है, चुनाव लड़ जाते हैं और संसद में या पार्लियामेंट में या विधानसभा में पहुँच जाते हैं लोग। देखिए, इस तरह का ट्रेंड रहा है। कुछ बड़े नेता हैं, नाम लेना अच्छा नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने भी कभी गांधी जी को अपशब्दों का इस्तेमाल शुरू किया था जब ऋचा राजपूत की उम्र की रही होंगी। इससे कोई बड़ा नहीं होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संयम देखिए कि उनकी सांसद पत्नी और उनकी बेटी के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी की गई, उसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोलने और ऐतराज़ दाखिल करने में कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। ये है संसदीय और लोकतांत्रिक परंपरा। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब से ये सरकार बनी है, अब सरकार क्या करे? सरकार जब खुद अपने ऊपर का मुकदमा उठा रही है तो ऐसे ही तो लोग सरकार में और सरकार के सहयोगी हैं। सरकार क्या करेगी उनके खिलाफ? और फिर जनता में वो विश्वास कहाँ से आएगा? कम समय में जो लोग राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं गणेश परिक्रमा करके, जिनका ज़मीन पे कोई वजूद नहीं है, जो ज़मीन पे कोई काम नहीं करते, ऐसे लोग इस तरह की ओछी हरकत करके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं और उसी फेम के आधार पर कुछ न कुछ राजनीति में पाना चाहते हैं। अच्छा, एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है, एक स्टेटमेंट है अखिलेश जी ने दिया था कि वो गए थे मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय, वहाँ पर उनको चाय ऑफर की जा रही थी। उन्होंने कहा कि भरोसा नहीं है, क्या पता चाय में जहर भी दी जा सकती है, हमें भरोसा नहीं है, हम अपनी चाय खुद पी लेंगे। नहीं तो इसमें आप इससे संशय क्यों व्यक्त कर रहे हैं? पुलिस पर भरोसा नहीं है उनको? नहीं, क्यों आपको उनके इस बयान पर संशय क्यों है? इतनी मौतें हो रही जेलों में, कभी समीक्षा किया है आपने? हिरासत में कितनी मौत हुई है और आए दिन बलात्कार, आए दिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, डकैतियां हो रही, चोरी हो रही हैं। मतलब उसमें आप कभी ये ना सोचिए कि क्या नहीं हो सकता। जब नेता और पार्टियां अपनी मर्यादा खो चुकी हैं और ख़ास करके जो सरकार में हो उसकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा, संरक्षण, तरक्की, तो जो सरकार में है जब वो तरक्की के बारे में नहीं सोच रहा है, आरक्षण के लिए इतना हल्ला है, भाई आरक्षण संविधान प्रदत्त है कि हमने कोई ज़बरदस्ती ले लिया है? संविधान में व्यवस्था दी गई है ना। तो आप वहाँ बहुमत में हो, आप 8 साल से बहुमत में हो, तो आप वहीं पे सीधे इसको ख़त्म करो ना। जब आपको ख़त्म करना है तो इनडायरेक्ट क्यों ख़त्म कर रहे हो? ये तो इनडायरेक्ट ख़त्म करने का ना। मैंने यही तो कहा आपसे कि संविधान की धाराओं के साथ, संविधान की मूल भावना के एक साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, अनाचार, अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार लगातार कह रही है कि हम लोग पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में अगर जरूरत पड़ी तो, और जब तक ओबीसी आरक्षण मतलब दोबारा लागू नहीं होगा, उसी के तहत ही, आरक्षण के तहत ही चुनाव होगा नगर निगम का। देखिए, अभी एक डायरेक्शन आया है, पार्लियामेंट में पास किया गया। हमारी सरकार भी और तमाम और पार्टियाँ भी, हमारी पार्टी भी इस पक्ष की, सरकार मैंने इसलिए कहा कि सरकार में भी हम उसके पक्ष में थे, अब सरकार में नहीं है तो भी उसके पक्ष में, कि 10% का आरक्षण हमारे उन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारे फॉरवर्ड क्लास के साथी हैं उनको दिया जाए। और जब सरकार ने पार्लियामेंट में इस बात की घोषणा की, हमारा दल सबसे पहले अगली पंक्ति में था इसका समर्थन करने के लिए, और समय बीतने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मत के नहीं थे, पर चूंकि 5 लोगों की टीम थी, उसमें 3-2 के मत से पारित हुआ और आज वो लागू है। पहले से लागू था, अब उसको सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। तो हम यही बात कहना चाहते हैं कि अगर आप संविधान से आरक्षण हटाना चाहते हैं तो आपको तो संविधान में ही संशोधन करने का अख्तियार है ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे ख़त्म कर दो, आप सीधे ख़त्म कर दो। मंडल कमंडल की लड़ाई ने देश के अंदर बीपी सिंह जैसा प्रधानमंत्री दिया है, जनता पार्टी की सरकार दी है और मिलीजुली सरकार दी है, और उन सरकारों ने कम समय में देश के अंदर अपनी छाप छोड़ी है। आपको ज्ञात नहीं होगा कि 77 की जो सरकार बनी थी केंद्र में, उतना काबिल कैबिनेट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं था, इतने इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग उसमें मिनिस्टर थे। तो सरकारों ने अपनी छाप छोड़ी है। अब आप देखिए, कह रहे हैं कि एक एक पाई गन्ने का बकाया दे दिया गया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं ज़मीन पर काम करता हूँ और ये ठंडक में भी हम लोग जनता दर्शन में हरदम बैठे रहते हैं और सुनवाई करते रहते हैं। पिछली फरवरी का गन्ने का पेमेंट हुआ है
और आपका जनवरी का आज 10 तारीख 11 तारीख हो गई, पिछली फरवरी का पेमेंट है, 1 साल पूरा हो गया, अभी पिछला बकाया नहीं मिल पाया है। यानी किसान खुशहाल है। कह रहे कि हमने सबको दे दिया, आय डबल कर दी, किसान खुशहाल है, सबका एक एक पाई चुका दिया। आखिर चुका, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि 1 साल पहले फरवरी का भुगतान हुआ है, 1 साल से गन्ने का कोई भुगतान, कम से कम आजमगढ़ का मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और कहीं हो सकता है मुझे न जानकारी हो, लेकिन आजमगढ़ में मिल बनाई हमारी सरकार ने और उसका भुगतान 1 साल पहले का हुआ है, तब से बकाया चला आ रहा। आखिरी सवाल करता हूँ मैं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर के। अभी उपचुनाव हुआ, आप यहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत कर पहुंचे बीजेपी से। अगले साल चुनाव है, अब 1 साल के आसपास का समय रहा है, तैयारी कैसी है समाजवादी पार्टी की, और क्या लगता है कि उपचुनाव से क्या सीख मिली है और कैसी 24 में तैयारी है? यहाँ देखिए, आजमगढ़ में कोई तैयारी का कोई विषय नहीं है, ना कोई तैयारी करनी है। यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ था, है, रहेगा, उस तरह का समीकरण है, उस तरह के वोटर हैं, 10 के 10 हमारे एमएलए हैं और सभी अच्छे हमारे एमएलए हैं, योग्य एमएलए हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम उपचुनाव में हारे। उपचुनाव में एक धोखा जो भ्रम हो जाता है कि जैसे होता ना कभी कभी कि दोपहर में आपको लगता है कि कुछ जैसे हिलने जैसा आभास होता है, जिसको दोपहरी की वो कहते हैं, तो उस तरह का एक भ्रम हो गया कि हम लोग शिथिल हो गए कहीं ना कहीं इस दिमाग में कि हमारी सीट है, हमारे 10-10 एमएलए हैं, हम तो जीते ही हुए हैं। हमारी शिथिलता की वजह से कछुए खरगोश की लड़ाई जैसा परिणाम आ गया कि कछुआ जो है इन प्रकार हमसे थोड़ा आगे निकल गया। वो हमारे खाली शिथिलता और हमारे आराम करने की वजह से, वरना ना कहीं कोई समीकरण गड़बड़ है, ना कोई माहौल गड़बड़ है और ना ही कोई तैयारी करने की जरूरत है। 100% दोनों सीटें थी समाजवादी पार्टी की और दोनों रहेंगी। मेरे साथ इस समय फूलपुर के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव जी मौजूद थे। उनसे मैंने आजमगढ़ चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के और रिचार्ज सिंह राजपूत के द्वारा जो बयानबाजी हुई डिम्पल जी के खिलाफ, जो एक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, नहीं किया जाना चाहिए, राजनीति में मर्यादा होती है, तमाम ऐसे मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर कि किसान कितने खुशहाल हैं, नगर निगम चुनाव में जो आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, चुनाव 3 महीने आगे चला गया है, उन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। इस समय जनता दर्शन लगाए हुए हैं, लोगों की जन सुनवाई करते हैं। विधायक न होते हुए भी लोग इनके पास पहुँचते हैं, क्योंकि एक ऐसी छवि रही है, ज़मीनी नेता रहे हैं, उसको लेकर के ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आने वाले दिनों में इनसे और तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। कैसा लगा आपको? कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स में कोई सजेशन हो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं ओबीसी चुनाव को लेकर के, ओबीसी जो आरक्षण को लेकर नगर निगम चुनाव में, ज़रूर अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए नमस्कार।